प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता भूल गलती लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए हमेशा की तरह कविता के व्याख्यान की ओर बढ़ने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। प्रयोगवाद के सशक्त हस्ताक्षर और नए कवियों में आदर प्राप्त करने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता भूल गलती समय और संसार के उल्टे कारनामों पर व्यंग्य करती है। आज भूल और गलती करने वालों का आदर हो रहा है। भूल और गलती करने वाले अकर कर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। भूल और गलती करने वालों के हथियार चमक रहे हैं, उनकी आंखें चमक रही है, वे प्रसन्न है। जो मनुष्य सच्चा है, जिसने भूल गलती का विरोध किया, उन्हें सुधर जाने का परामर्श दिया, उसे बहुल और गलती करने वाले वेतन भोगी सिपाहियों ने पकड़ लिया है। भूल और गलती करने वालों के हाथों में सशक्त शासन की सत्ता है। सच्ची बात भूल और गलती का विरोध है। इस प्रकार भूल और गलती करने वाले सत्ताधारी अपने उन विरोधियों को शांत कर देते हैं जो सत्य के मार्ग पर होते हैं और सच्ची बात कर रहे होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जमाने को सांप ने काट लिया है, तभी सत्य बोलने वाला कैद में है और भूल गलती करने वाले शासन बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से इस कविता में किस प्रकार से गलती करने वाले के हाथों में सत्ता आ गई, इस बात को मुक्तिबोध ने इस कविता में चरितार्थ किया है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूँ। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खरे हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, खरी है सिर झुकाए सब कतारें। बेजुबा बेबस सलाम में अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। तो आइए पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति प्रयोगवाद के सशक्त हस्ताक्षर मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता भूल गलती से लिया गया है। इन पंक्तियों में मुक्तिबोध जी ने किसी आतंककारी सामंत के सिंहासन पर बैठने तथा उसके सैनिकों आदि के उसके सम्मुख सर झुकाकर मौन खड़े रहने का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां मुक्तिबोध जी कहते हैं कि जनता की भूलों और गलतियों के कारण ही उस निरंकुश शासन को यह सुअवसर मिल गया है कि वह लोगों के हृदय रूपी सिंहासन पर कवच तथा हथियारों आदि से सुसज्जित होकर बैठा हुआ है। उसकी रक्षा के लिए उस सामंत के जो सेवक एवं सैनिक खड़े हुए हैं, उनके हथियारों की चमक दूर दूर तक दिखाई देती है। उस शासक सामंत की आंखों में नुकीले तेज पत्थर जैसी खतरनाक चमक विद्यमान है, जिसे देखकर
स्वानुभूति होने लगती है। उसके दरबारे आम में प्रजाजन पंक्तिबद्ध होकर शीश झुकाकर सलाम करते हुए इस प्रकार मौन से खड़े हुए हैं मानो उनके मुखों में जीभ ही न हो। उस शासन का वह विलासतापूर्ण दरबार आम अनगिनत स्तंभों और मेहराबों के सहारे खड़ा है, अर्थात उसका दरबारे आम शिलाकाय है जिसमें अनेक खंबे और मेहराबे हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ रूपक, उपमा तथा छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता बेखौफ नीली बिजलियों को फैलता खामोश। तो आइए इन पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मुक्तिबोध जी ने उस सामंत के दरबार में लिखी निडर कैदी को कैद करके लाए जाने का चिंतन करते हुए दिखाया है कि वह कैदी उस शासक की आंखों में नजर डालकर देखता है तो चारों ओर निशब्दता छा जाती है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। मुक्तिबोध जी यहां कहते हैं कि उस आतंककारी शासक के दरबार में सभी लोग सर झुकाकर खड़े होते हैं। तभी सामने से एक ऐसे लंबे तगड़े कैदी को लाया जाता है जिसके शरीर पर अनेक घाव लगे हुए हैं और उन घावों की पीड़ा उसके चेहरे की आदि तिरछी रेखाओं में झलक रही है। उसकी उस आकृति को देखकर देखने वालों के हृदय में हुक की झाप भाप से निकल जाती है तथा वे थर थर कांपने लगते हैं। उस कैदी की रूपाकृति का वर्णन करते हुए मुक्तिबोध जी कहते हैं कि जिस कैदी को हथकड़ी पहनाकर उस शासक के सम्मुख लाया गया है उसका कद पर्याप्त लंबा है, उसके वस्त्र फटकर तार तार हो गए हैं तथा उन पर लंबे लंबे खून के धब्बे झलक रहे हैं। इसको इसलिए कैद करके लाया गया है कि वह अपने ईमान को उस आतताई के सम्मुख बेचने को तैयार नहीं हुआ था। वह करीब बुरी दशा में होने पर भी उस शासक के आतंक के सम्मुख घबराता नहीं है, अपितु निर्दयता पूर्वक उसकी आंखों में आंख डालकर देखता रहता है। उसकी आंखों से उस शासक के प्रति बिजली जैसी चमक और चिंगारियां निकल रही है जिसे चारों ओर निशब्दता छा गई है। उसकी इस डरावनी आकृति को देखकर वह सामंत और उसके सभी दरबारी स्तब्ध रह जाते हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा रूपातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। शब खामोश मनसबदार शायर और सूफी अलग गजाली इब्ने सिन्ना अलबरूनी आलिमो फाजिल सिपह सालार सब सरदार है खामोश, ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त, ना मंजूर हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी
जिरह वख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। ओ रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही ढाक का अब सिर्फ सन्नाटा। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मुक्तिबोध ने उस कैदी की इस दृष्टि से आश्चर्य और आक्रोश व्यक्त करते हुए चित्रित किया है कि उसके दरबार के कवि और विद्वान मुख भाव से जीवन की लज्जाजनक शर्तों पर क्यों जीवित रहते हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ मुक्तिबोध जी कहते हैं कि उस कैदी द्वारा उस निरंकुश शासक की निगाहों में निगाहें डालकर देखने के कारण पूरे दरबार में निशब्दता छा जाती है कि अब न जाने क्या होने वाला है। उस शासक के पदाधिकारी, उसके सामंत और उमराव, उसके दरबार के कवि, सूफी, इतिहासकार और बड़े बड़े विद्वान जो अलगजाली, इब्ने सिन्ना और अलबरूनी आदि इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों के समान है, वे तथा सभी शरदानागण मुक हो जाते हैं। उस कैदी के सम्मुख उसे जीवित छोड़ने के संबंध में जो शर्त रखी जाती है वह उसको इतनी अधिक लज्जास्पद लगती है कि उसको स्वीकार करके वह जीवित रहना ही व्यर्थ समझता है। अंततः वह इस शर्त को अस्वीकार कर देता है और गौरवपूर्वक अपना सर तान कर खड़ा हो जाता है। अपने जीवन का वह स्वयं मालिक है। उस समय उसके हृदय में यह विचार उठता है कि इस राज्य पर आपत्तियों के इसका तख्ता पलटे जाने के कारण काले बादल छा रहे हैं। इसका रक्षा कवच देखने में ही लोहे का मजबूत कवच प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में वह मिट्टी का कवच है, अर्थात थोड़े ही से ही आघात द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम प्रजाजन जिसे शासक को देखकर भयभीत होते रहते हैं वह मिट्टी की ढेर के समान कमजोर है। उसकी वास्तविक धाक तो समाप्त हो चुकी है, अब उसका मात्र सन्नाटा ही चारों ओर फैला हुआ है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा रूपत्वोक्ति एवं उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ना जमाना सांप का काटा, भूल आलमगीर, मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह वख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलीजाह, ओ आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजारे डालता, करता हमें वह बेघर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही हुकाम में। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मुक्तिबोध जी ने उस कैदी के प्रति आश्चर्य और आक्रोश व्यक्त करते हुए चित्रित किया है कि इस शहंशाह का कवच मात्र मिट्टी का बना हुआ है, किंतु हमारी ही भूलों और कमजोरियों के कारण वह हमें इतना शक्तिशाली प्रतीत होता है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि सांप कितना भी मड़ियल दिखे उसके काटने से जहर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और चूंकि लोग यह बात जानते हैं इसलिए उससे आतंकित भी है। यह मुक्तिबोध इस संकेत के जरिए सामंती व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि सन 1952 के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के बारे में ऐसा लगने लगा था कि पुराने जमींदारों का फन कुचल कर उनके विषदंत उघाड़ लिए गए हैं। लेकिन इसी असावधानी का विरोध करते हुए मुक्तिबोध का कहना है कि नहीं, अब भी उसमें पर्याप्त मारक क्षमता बची हुई है।
यह भूल रूपी बादशाह अब भी ताकतवर है, तो इसका कारण यह है कि ये हमारी आपकी कमजोरियों से अपनी ताकत प्राप्त करते हैं। गलती का शासन इसलिए स्थापित प्राप्त कर लेता है क्योंकि हम सब अपनी कमजोरियों के चलते उसका विरोध नहीं करते। शासक का जो काले लोहे का रक्षा कवच है वह हमारी आपकी कमजोरियों से ही निर्मित है। उसे पहनकर वह और खूंखार हो गया है। वो शासक की जिसे आलीजाह कहा जाता है, असलियत यह है कि वह क्रूरता से भरा हुआ है। ईमान को तो उसने कैद किया हुआ ही है, साथ में सच की भी आंख निकाल डालता है। सच्चाई और ईमानदारी का दमन करके ही गलती अपना शासन चला सकती है। जितनी भी कोमल भावनाएं हैं दिल की बस्तियों में, उन सब को वह जब खत्म कर देता है तभी क्रूरता को वैधता प्राप्त होती है। इस तरह चारों तरफ से वह हमें हमारी चेतना को घेर लेता है। हमारे पांवों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं रह जाता। हम बेसर बेपैर हो जाते हैं, न सोच पाते हैं न चल पाते हैं। उसका जो सरकारी तामझाम है, पद प्रतिष्ठा के जो तमाम अवसर है, उन्हीं की लालच में उनके गुलाम होकर रह जाते हैं। बुद्धिजीवियों की बुद्धि को खरीदकर वह उन्हें अपना नौकर बना लेता है और वे उसकी क्रूरता के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भड़े दरबारे आम मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुरदर्ज बाहथियार, बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मुक्तिबोध जी शासक के पहरेदारों के बारे में कह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि शासक जो स्वयं गलती है ने विद्रोही जो स्वयं ईमान का है को कैद कर लिया है, फिर भी जनता चुप है। दरबारी खामोश है और बुद्धिजीवी, जिनमें मुक्तिबोध भी शामिल है, आधारहीन हो गए हैं। न सिर्फ वे विरोध नहीं कर सकते बल्कि कराह भी नहीं सकते हैं। लेकिन तभी जैसे किसी से गुस्ताखी हो गई हो, जैसे कराह निकल गई हो, उसी तरह एक व्यक्ति इस समूचे मोहपाश को और आतंक को तोड़कर मुक्त हो गया। मुक्तिबोध मार्क्सवादी थे और मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी शासन के साथ मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी भी स्वार्थवश हो जाता है, परंतु उनकी बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा स्वार्थ के तर्क को तोड़कर मजदूरों के पक्ष में खड़ा हो जाता है और अन्याय के विरुद्ध मजदूरों को संगठित करने लगता है। उक्त बिंब के जरिए मुक्तिबोध इसी विचार की पुष्टि कर रहे हैं। मुक्तिबोध जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के भागते ही मेरी मोह निद्रा भी टूट गई और मैं लोगों से भरे हुए दरबार में संभल कर जाग गया। उस व्यक्ति के भागते ही तमाम दरबारी सहम गए। जो लोग कतारों में खड़े थे, उनका शासक के साथ जो समझौता था, उसकी रक्षक हथियार स्वयं उनके स्वार्थ ही थे। शासक यह समझौता टूटने के आतंक से भर उठा तो तमाम दड़ियल सेनापति थे, उनके समूचे जीवन का अनुभव दो मुहेपन का अनुभव था। उनकी दिल में कोई और बात रहती भी थी, जुबान पर कोई और। तब इस दो मुहेपन की सच्चाई को छुपाने के लिए वे चेहरे पर गंभीरता धारण किए रहते थे।
उस व्यक्ति के भागते हुए वे सहम गए। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे हृदय का गुप्तचर स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों मुक्तिबोध जी शासक के विरुद्ध किसी के खड़े होने को लेकर आश्वासन है। प्रस्तुत पंक्तियों में आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी आगे कहते हैं कि लेकिन जिस व्यक्ति ने इस मुंह और आतंक के विरुद्ध विद्रोह किया था वह समूची किलेबंदी को तोड़कर बाहर जा निकला है और छापामार युद्ध चलाने के लिए अंधेरी घाटियों गोल टीलों और घने पेड़ों के इलाके में जाकर छिप गया है। लेकिन वह सक्रिय है। मुक्तिबोध जी को यह एहसास होता है कि वह गुमनाम और आगामी दर्रों के इलाके में युद्ध के लिए तैयारी जारी रखे हुए है। यह दर्रों का इलाका और कुछ नहीं सच्चाई का इलाका है जिसे गलती ने देश निकाला दे दिया था। इस इलाके में सच्चाई की रोशनी की तेज किरणों की सुबह फैली हुई है। जहां शासक पर काले बादल छाए हुए हैं वहीं सच्चाई के इलाके में सुबह हो रही है। मुक्तिबोध जी आगे कहते हैं कि आज सच्चाई और ईमान की जो पराजय हुई है उसका बदला कल वही विद्रोही लेगा जिसकी चेतना में सच्चाई का संकल्प है और जिसकी आवाज रक्त से लथपथ है। मुक्तिबोध जी को यह आशा है कि इस शासन के समाप्त हो जाने की जो इच्छा आज मुक्तिबोध जी के हृदय में गुप्त रूप से अवस्थित है वर्तमान आतंक के कारण प्रकट नहीं हो पा रही है। आगामी दिनों में सच्चाई का सहारा पाकर वही इच्छा ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में प्रकट होगी कि उसकी अनदेखी कर पाना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार इस कविता में मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि मुक्तिबोध का संपूर्ण काव्य फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। यह कविता भूल गलती भी फैंटेसी के आधार पर समाज की वास्तविकताओं का चिंतन करती है। यहाँ भ्रष्टाचार एक क्रूर बादशाह का प्रतीक है जिसके दरबार में प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति सिर झुकाए खड़ा है। इस दरबार से कोई एक शोषित व्यक्ति क्रांति का आह्वान करता है वह कहीं दूर भाग कर चला जाता है और वहां जाकर तानाशाह के विरुद्ध एक ऐसा सेना तैयार करता है। यह कल्पना प्रत्येक समाज के मन में छुपी सुनहरी आशा का प्रतिबिंब है जहां उसे भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्ति की उम्मीद नजर आती है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों से गुजारिश है कि अब तक अगर मेरे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।